सरकार संकट में है। तमिल मुद्दे पर डीएमके यूपीए से अलग हो गई है। कल देर रात 10:30 बजे डीएमके ने समर्थन वापसी की चिट्ठी राष्ट्रपति को भी सौंप दी। उधर प्रधानमंत्री के घर भी देर रात तक आला नेताओं की बैठक चली और इस बैठक में अब फैसला लिया गया है कि सरकार डीएमके से कोई बात नहीं करेगी। लेकिन सरकार के लिए सुकून की बात यह भी है कि माया और मुलायम लगातार बाहर से समर्थन देने की बात कह रहे हैं। डीएमके के नेता देर रात राष्ट्रपति को समर्थन वापसी की चिट्ठी सौंप रहे थे। उसी वक्त सरकार के सामने खड़ी इस नई चुनौती से निपटने के लिए प्रधानमंत्री आवास पर बैठक चल रही थी। राष्ट्रपति भवन से निकलने के बाद डीएमके ने साफ कर दिया कि सरकार से उनका 9 साल पुराना साथ बस यही तक था। The letter of withdrawal of support from Dr. Kallinga Karunanidhi from the UP has been handed over to the Rashtrapati. Yes, tomorrow we wanted to have time with the Prime Minister of India. Tomorrow all the ministers will hand over the letter of resignation. I don't know what I don't think there is any little chance of reconciliation because of the government of India has miserably let down us. डीएमके का रुख काफी कड़ा और साफ है। उनका कहना है कि तमिल मुद्दे पर अब किसी तरह के समझौते का सवाल ही नहीं है। समर्थन वापसी के फैसले पर अब पुनर्विचार किया नहीं जा सकता। I don't think there is any chance. It is all over. We have been trying for the past 1 year. Nothing has happened. We are coming out. डीएमके के अलविदा कहने के बाद अब सरकार इस चुनौती से निपटने में जुट गई है। देर रात प्रधानमंत्री आवास पर आला नेताओं की करीब 1.5 घंटे बैठक चली। इस मीटिंग में रक्षा मंत्री ए के एंटनी, गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम मौजूद थे। माना जा रहा है कि इस दौरान संकट से निपटने के लिए सरकार की रणनीति पर चर्चा की गई। विचार इस बात पर भी किया गया कि नए हालात में खाद्य सुरक्षा बिल का क्या होगा। बहरहाल तय ये किया गया है कि आज सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास कमलनाथ और पी चिदम्बरम मीडिया के सामने सरकार की सूरत साफ करेंगे। दरअसल यूपीए के सामने संकट सरकार गिरने का नहीं, अपनी साख बचाने का है। अब डीएमके की समर्थन वापसी किस तरह से सरकार के लिए सिरदर्द बन सकती है, इस पर बात आगे करेंगे। लेकिन पहले लोकसभा में यूपीए की स्थिति पर एक नजर डाल दीजिए। लोकसभा में अध्यक्ष उमेश कुमार को छोड़कर कुल सदस्यों की मौजूदा संख्या है 540। मतलब बहुमत के लिए चाहिए 271 का आंकड़ा। इसमें कांग्रेस के पास सिर्फ 203 सांसद हैं। डीएमके के 18 सांसदों और वीसीके के 1 सांसद के समर्थन वापस लेने के बाद यूपीए में बचे एनसीपी के 9, आरएलडी के 5 और अन्य 10। मतलब यूपीए की कुल ताकत इस वक्त 227 की है। अब बात उन दलों की जिन्होंने सरकार को बाहर से समर्थन दे रखा है और जिनके सहारे सरकार बनी और बची रह सकती है। यूपी की दोनों सबसे बड़ी पार्टी मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी की 22 और मायावती की बहुजन समाज पार्टी की 21, देवगौड़ा की जनता दल सेकुलर और लालू यादव की आरजेडी की 3-3 सीटें और निर्दलीय 9, कुल होते हैं 58। अब अंदर और बाहर दोनों मिला दीजिए तो यूपीए के पास संख्या बल है 285। ये तो साफ है कि यूपीए 2 के पास बाहर से पर्याप्त समर्थन है। सरकार गिरने का फिलहाल कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें कश्मकश इस बात को लेकर है कि माया और मुलायम पर वो कितना भरोसा करें। दूसरी बात ये कि ममता और डीएमके का साथ छूटने के बाद यूपीए का आकार सिमटता जा रहा है। जाहिर है सरकार की परेशानी ये है कि ये बिखराव कहीं उसके लिए बेबसी का सबब न बन जाए। डीएमके अरसे से नाराज थी और सरकार से बाहर जाने के बहाने ढूंढ रही थी। तमिल मुद्दे ने उन्हें मौका भी दे दिया। अब सरकार आंकड़ों के खेल में अपनी पीठ भले ही थपथपा रही हो, लेकिन समाजवादी पार्टी और बीएसपी की बैसाखी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। कैमरामैन ललित जोशी के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। जिस मुद्दे ने देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया, जिस मुद्दे ने डीएमके को यूपीए से अलग कर दिया, उस मुद्दे पर आज तक की लगातार नजर है। आज तक पहुंच चुका है जिनीवा, जहां पर अमेरिका श्रीलंका पर कल अपना प्रस्ताव पेश करने वाला है। तमिलनाडु के मुद्दे पर डीएमके की समर्थन वापसी के बाद यूपीए सरकार की परेशानी बढ़ गई है। तमिल से जुड़े जिस मुद्दे ने माहौल को गर्मा रखा है, उस पर अमेरिका जेनेवा में 21 तारीख को प्रस्ताव पेश करने वाला है।
यहाँ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की बैठक में अमेरिका श्रीलंका में तमिलों पर हुई हिंसा के खिलाफ प्रस्ताव लाने जा रहा है, जिस प्रस्ताव पर 22 तारीख को वोटिंग होनी है। आज तक की टीम भी जेनेवा पहुंच चुकी है और हमें मिली जानकारी के मुताबिक इस प्रस्ताव में श्रीलंका के खिलाफ रुख काफी नरम दिखाई दे रहा है कि बहुत ही सादा सा रेजोल्यूशन है। बहुत सी चीजें इसमें हटा दी गई हैं और बहुत सी चीजें ऐड कर दी गई हैं, जैसे कि श्रीलंका सरकार को नहीं, अब ईच स्टेट को रेफर किया जा रहा है। इसका मतलब है कि खास तौर पर श्रीलंका सरकार के बारे में बात नहीं की जा रही है। साथ ही में 3 पैराग्राफ इसमें जोड़े गए हैं जिसमें श्रीलंका सरकार को सपोर्ट किया गया है। इस टेक्स्ट में, नए टेक्स्ट में वेलकम किया गया है, स्वागत किया गया है इलेक्शन जो हुए प्रोविंशियल काउंसिल में नॉर्दर्न एरिया में सितंबर 2013 में श्रीलंका के, और साथ में जो डेवलपमेंट हुआ है नॉर्दर्न एरियाज में उसके बारे में भी जिक्र किया गया है। और ये भी कहा गया है कि LLRC रिपोर्ट ही बेसिस बन सकती है रिकंसिलिएशन का। तो ये बहुत ही जिसे वाटर डाउन या बहुत ही सादा, बहुत ही जिसमें कोई दांत नहीं है इस रेजोल्यूशन में। अमेरिका के इसी प्रस्ताव में संशोधन की बात DMK नेता कह रहे थे। बहरहाल भारत सरकार ने जेनेवा से संयुक्त राष्ट्र में भारतीय दूत और स्थायी प्रतिनिधि दिलीप सिन्हा को बुलाया है। माना जा रहा है कि सरकार उनसे इस प्रस्ताव के बारे में चर्चा करेगी। करुणानिधि की पार्टी DMK मांग ये कर रही थी कि भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की बैठक में श्रीलंका सरकार को नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराने की बात कहे। साथ ही उसका कहना था कि जो प्रस्ताव अमेरिका पेश करने वाला है उसमें कुछ जरूरी संशोधन भी कराए। इसके अलावा DMK इस मांग पर भी अड़ी थी कि केंद्र सरकार तमिलों के साथ हुई हिंसा पर श्रीलंका के खिलाफ संसद में प्रस्ताव पारित करे। दरअसल साल 2009 में LTTE के युद्ध के अंतिम दिनों में बड़ी संख्या में तमिल नागरिक मार गए थे। इसी के बाद से श्रीलंका आरोपों के घेरे में है। उस पर लगातार मानवाधिकारों के उल्लंघन के भी आरोप लगते रहे हैं। पिछले साल UNHRC की बैठक में भारत ने श्रीलंका के खिलाफ मतदान किया था। जेनेवा से लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो।